हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग खान सर के पॉकेट जीके का भारतीय पुरातात्विक स्रोत के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। हम लोग जो है कल बेला में साहित्यिक को जो है दो भाग में बांटा गया था। एक था धार्मिक स्रोत और धार्मिक साहित्यिक और दूसरा जो था लौकिक साहित्यिक। तो उसी में से हम लोग जो है धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ बचा हुआ था तो उसी के आज जो है पूरा से हम लोग जो है कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, देरी नहीं करते हैं, वीडियो की ओर चलते हैं। अगर मेरे चैनल पर अगर जो नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आपके लिए जो है मैं ऐसा वीडियो ला सके। तो चलते हैं। पहला जो है मतलब अब वहाँ ऊपर हम लोग जो है मनुस्मृति तक देख लिए थे। तो आज जो है हम बौद्धिक साहित्य के बारे में जानेंगे। ये सब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। तो बौद्धिक साहित्य के अंतर्गत जो है मतलब हम देखते हैं तो बौद्धिक साहित्य में क्या कहा जा रहा है कि जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। देखिए, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है तो त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। याद रखना है जो यह कौन सा भाषा में लिखा गया है तो पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक ध्यान रखना है, त्रिपिटक जो होता है तीन गो मतलब जो है बना हुआ है तीन से। तो एगो होता है विनय पिटक और दूसरा होता है सुक्त पिटक और तीसरा जो है अभिधम पिटक। तो आप लोग को याद हो गया होगा जो बहुत बौद्ध साहित्यिक जो है मतलब सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ जो है उसका जो है त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक जो है कौन सा भाषा में है तो पाली भाषा में है। और पाली भाषा में तो त्रिपिटक कौन कौन है तो याद रखना है, एगो विनय पिटक, दूसरा सुक्त पिटक और तीसरा जो है अभिधम पिटक। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कर उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। इन तीनों पिटक को के रचना बुद्ध के निर्वाह प्राप्त करने के बाद, जब उनका जो है निर्वाह मतलब जो निर्वाण जब मृत्यु हो गया था तब उसका जो है मतलब उनका जो है अथे जो है एक पिटक का जो है त्रिपिटक का जो है मतलब जो है रचना किया गया था। तो इसमें अब ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ दिया है तो बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं को जातक कहा गया है। याद रखना है जो पूर्व जन्म के पीछे के कहानी को जो है उनका जातक कहा गया है। और निकायों में बौद्ध ग्रंथ के सिद्धांत एवं कहानी के संग्रह जो है वो जो है याद रखना है जो संग्रह है। इसमें बौद्ध निकायों में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानी का संग्रह है। हीनयान जो है और महायान, दो को ध्यान रखना है। हीनयान और महायान जो है इन्हीं जो है मतलब जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनका प्रमुख ग्रंथ हीनयान का प्रमुख ग्रंथ याद रखना है कपिल वस्तु है, जिन्हें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों में के साथ सम्मिलित है। तो याद रखना है जे पूछा जाएगा जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है तो कथा वस्तु है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित त्रिपिटक होता है। और त्रिपिटक क्या भाषा मैंने कौन सी भाषा में लिखा गया है तो पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक कौन कौन है तो विनय पिटक होता है, सुक्त पिटक होता है, अभिधम पिटक होता है। इन्हीं में जो है उनका जो है बौद्ध के मतलब निर्वाण के उनके सिद्धांत के पुनर्जनन के कहानी ये सब जो है इन्हीं तीन पिटक में वर्णन है। और जातक भी पूछा जाएगा जो किससे संबंधित है, कौन धर्म से तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और हीनयान और महायान भी जो है पूछा जाएगा तो आपको जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इसके बारे में जो है हम लोग जो है जब बौद्ध धर्म जब सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसके आगे आने वाला है मतलब इसके आगे नहीं मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसी में जो है इनका जो है इसका डिटेल्स पूरा देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जो है इसमें जैन साहित्यिक है दिया गया। तो जैन साहित्यिक को जो है आगम कहा गया है। याद रखना है जैन साहित्यिक को जो है क्या कहा गया है, आगम कहा गया है, याद रखना है। और यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। देखिए वो जो था पाली भाषा में, ये जो है क्या लिखा गया है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये भी बात का ध्यान रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो जैन साहित्य किस भाषा में तो प्राकृत भाषा में लिखेंगे। जैन आगमों के सबसे महत्वपूर्ण
बराह अंग माने 12 अंग होता है, जिसमें 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 गो छेद सूत्र 4 गो मूल सूत्र अनुपयोग और नंदी सूत्र का गणना इसी में जो है किया गया है। याद रखना है 12 गो अंग होता है, 12 गो उपांग होता है, 10 गो प्रकीर्ण है, 6 गो जो है छेद सूत्र है, 4 गो मूल सूत्र है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात है। याद रखना है जो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किससे? तब कल्प सूत्र। बौद्ध धर्म के याद रखना है तब कथा वस्तु। ये वो बात के याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन वाला बात हो जाता है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। कथा वस्तु याद रखना है बौद्ध धर्म से और कल्प सूत्र जैन धर्म से, जिनकी रचना भद्रबाहु द्वारा। ध्यान रखना है जो इसकी रचना जो है कौन किया है? तो भद्रबाहु किया है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है भिक्षुओं के आचार का नियमों का उल्लेख इसमें में ही जो है आचारांग सूत्र में मिलता है। याद रखना है भिक्षुओं के आचार का नियम जो है किसमें मिलता है? तो आचारांग सूत्र में मिलता है। भागवत सूत्र में महावीर के जीवन शैली के प्रकाश पर ध्यान रखना है। जो भागवत सूत्र में जो है क्या चीज का वर्णन है? तब महावीर स्वामी के जो है जीवन के शैलियाँ वर्णन है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कीर्ति परिशिष्ट पर्वन है, जिसका रचना 12वीं शताब्दी में। याद रखना है जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? तो हेमचंद के कीर्ति माने कृत है, और इसमें जो है मतलब परिशिष्ट पर्वन है, जिसका जो है रचना कब किया गया है? तब 12वीं शताब्दी में किया गया है। तो ये बात के ध्यान रखना है। उसके बाद अब जो है हम लोग जो है धार्मिक स्रोत देख लिए, अब जो है उसके ही भाग जो है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में जो है मतलब जो है हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो अब लौकिक साहित्य के अंतर्गत देख लेते हैं। देखिए लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है ऐतिहासिक रचनाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अर्थशास्त्र किया गया था। याद रखना है जो ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख क्या चीज का किया गया था? अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। तो ये भी याद रखना है जो अर्थशास्त्र जो है भारत का जो है पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने किया था। तो याद रखना है इसकी रचना जो है कौन किए थे? तो चाणक्य या कौटिल्य, जो मतलब जो मौर्य साम्राज्य के मतलब प्रधानमंत्री कहलाते थे। ये आगे बढ़ते हैं। यह 15 अधिकरण माने इसमें 15 अधिकरण 180 मतलब प्रकरण में विभाजित है या विभक्त है। याद रखना है जिसमें 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण में विभक्त है। ये सब जो है जब हम इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, ये सब जो बोलते हैं इसको आप लोग जो है नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह मौर्य कालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए मौर्य कालीन के इतिहास अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, जो मौर्य कालीन के इतिहास इसमें चर्चा राजनीतिक के ज्ञान के लिए जो है अर्थशास्त्र जो है आपको महत्वपूर्ण ग्रंथ है। याद रखना है। तो ये भी बात के याद रखना है जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है आपको जो है किस मतलब जो है साम्राज्य से संबंधित है? तो मौर्य कालीन साम्राज्य से संबंधित है। याद रखना है। और अर्थशास्त्र जो है किससे संबंध है? तो राजनीतिक से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं सर्वाधिक महत्व कश्मीर के कीर्ति कलहन राजतरंगिणी मतलब राजतरंगिणी का है। याद रखना है जो कश्मीर के इतिहास का जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है कलहन द्वारा रचना किया गया है राजतरंगिणी, उसमें जो है आपको जो है मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो है 8 सर्ग है जिसके जिन्हें तरंग कहा गया। देखिए 8 गो इसमें क्या है? राजतरंगिणी में कभी है सर्ग है, जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तभी तुरंत हम चर्चा कीजिए कश्मीर के शासकों का जो है कलहन द्वारा लिखी गई जो है पुस्तक राजतरंगिणी में वर्णन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास का
प्रथम प्रयास इसी में लिखने के किया गया था। यह भी बात को याद रखना है। उसके आगे बढ़ते हैं। एक ज्योतिष ग्रंथ गर्गी संहिता, याद रखना है। जो ज्योतिष ग्रंथ कौन है? गर्गी संहिता है। इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का जो है उल्लेख मिलता है। याद रखना है जी, गर्गी संहिता में किसका जो है उल्लेख मिलता है? तो भारत पर होने वाला यमन आक्रमण का जो है मतलब जो है इसमें मिलता है, और ज्योतिष ग्रंथ है, याद रखना है। और क्या कौन सा है? तो गर्गी संहिता है। अगर मेरा मतलब जो है वीडियो अगर जो समझ में आता होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ये भी बात को याद रखना है कि अष्टाध्यायी जो है व्याकरण के प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि है। याद रखना है जे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी किस से संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग को जब हम बोलते हैं तो उसको जो है मतलब उतारते चलिए, ताकि जो है आपको जो है याद करने में आसान हो सके। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रखना है ये भी क्वेश्चन के, जैसे पहली बार कौन सा पुस्तक में जो है लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था? तो अष्टाध्यायी में प्रयोग किया गया था। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास और मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था के जानकारी मिलता है। देखिए, मौर्य से जितना जो इतिहास पूर्व है उस सब के चर्चा इसी में, और मौर्यकालीन के राजनीतिक अवस्था के भी जो है इसमें मतलब जो है चर्चा किया गया है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसमें फारसी का अनुवाद जो है चचनामा। चचनामा के लेखक इसमें तो नहीं लिखा गया है, लेकिन याद रखना है जो अली अहमद, याद रखना है। क्या नाम बोले हम? अली अहमद। याद रखना है जो चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। और ये अरबी भाषा माने अरबी में है, और सिंध के इतिहास के मतलब जो है पाकिस्तान के बारे में जो है, पाकिस्तान उधर सिंध जो है उसके बारे में जो है आपका जो है इसमें वर्णन है। किस में? तो चचनामा में। चचनामा मतलब कब लिखा गया? तो याद रखना है 13वीं शताब्दी में। तो हम लोग जो है धार्मिक साहित्य देख लिए हैं। अब हम लोग जो है तीसरा माने उसका भाग देखते हैं, विदेशियों का माने विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसके बारे में जान जाते हैं। चलिए देखते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। देखिए, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या क्या है इसे देख लेते हैं। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों एवं विवरणों हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, जिन्हें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी ये सब जो है इसमें आया था। याद रखना है। तो विदेशी मतलब जो है विदेश से आता है, जैसे कहने का मतलब चीनी, यूनानी, रोमन ये सब आया था, तो विदेशी यात्री हुआ। तो उसके बारे में ही जो है हम लोग को जो है इसमें जो है मतलब जानना है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे है पहला जो है पहला दिया गया है यूनानी रोमन लेखक। देखिए यूनानी रोमन लेखक जो है इसमें जो है भारतीय स्रोतों से हमें सिकंदर के आक्रमण, याद रखना है सिकंदर कब आक्रमण किया था? तो 325 ईसा पूर्व। इसमें 325 दे दिया गया है, लेकिन याद रखना है 326 ईसा पूर्व। याद रखना है कौन कहें कितना कहें? तो 326 ईसा पूर्व की कोई जानकारी हम नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ता है। याद रखना है सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है। याद रखना है सिकंदर के समकालीन राजा कौन है? सेंड्रोकोटस। इसका ही नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रोबो व जस्टिन ने किया है। ध्यान रखना है जो सेंड्रोकोटस के नाम जो है सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, वो यूनानी लेखक जो है स्ट्रोबो और जस्टिन ने इसका नाम दिया था। एरियन तथा प्लूटार्क ने उस सेंड्रोकोटस होना चाहिए सेंड्रोकोटस तथा नहीं एंड्रोकोटस तथा फिलिकर्स ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख है। तो याद रखना है फिलिकर्स ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख है, और प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस भी कहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोबो डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान
क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखना है जो स्ट्रोबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन नामक यूनानी विद्वान थे। ये सब पूछा जाएगा कि कौन सा विद्वान थे, तो यूनान माने कहाँ के विद्वान थे, तो यूनान के विद्वान थे, यूनानी विद्वान थे। और ये जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्लिनी पूछा गया है, जो प्लिनी जो है कहाँ के यात्री या विद्वान थे, तो यूनानी विद्वान थे, याद रखना है। तो क्लासिकल इसको जो है लेखक कहा गया है, इन सभी को जो है क्लासिकल लेखक कहा गया है। अब हम लोग जो है बारी बारी से देख लेते हैं कुछ का, जैसे टेसियस। तो टेसियस जो था यह ईरान के राजवैद्य था। कहाँ के था, तो ईरान के राजवैद्य था, याद रखना है टेसियस। हेरोडोटस, अब हेरोडोटस के बारे में जानते हैं, ये इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, याद रखना है। जो हेरोडोटस जो है ये जो है माने इतिहास के पिता कहा जाता है इनको। और अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत व फारस के संबंध का वर्णन इसमें किए हैं। तो भारत और फ्रांस माने फारस जो है, फारस के जो है ईरान, फारस को अब ईरान कहा जाता है, तो इनके ही बारे में जो है माने भारत और फारस मतलब जो है इसके संबंध में जो है माने जो है हिस्टोरिका नामक जो है पुस्तक लिखे हैं, याद रखना है। और इतिहास के पिता भी जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निरियाकस। तो निरियाकस के बारे में जानते हैं। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ये सभी सिकंदर के समकालीन और इनका विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय थी, याद रखना है। जो निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस जो है ये सब जो थे सिकंदर के समकालीन माने जाते हैं, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टोलमी। टोलमी के बारे में तो 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल, याद रखना है। जो भारत के भूगोल कौन लिखे हैं, तो टोलमी लिखे हैं, याद रखना है। और टोलमी के जियोग्राफी जो है मतलब टोलमी है लिखे हैं। और पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी नामक पुस्तक जो है मतलब जो है इसमें जो है मतलब भारतीय बंदरगाह एवं व्यापारियों का जो है वर्णन मिलता है। तो पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी नामक पुस्तक में जो है किसका वर्णन मिलता है, तो भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारियों का जो है व्यापारी वस्तुओं का जो है वर्णन मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी के जो है लेखक का पता नहीं चला है लुसेंट के अनुसार, लेकिन आप बीपीएससी दीजिएगा तो उसमें जो है एक मतलब जो है ऑप्शन दिया गया था, उसका आंसर माना गया था। तो इसके मतलब लुसेंट के अनुसार जो है कोई को नहीं कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डायोनिसियस। देखिए डायोनिसियस जो थे ये कहाँ के थे, तो मिस्र नरेश थे, मिस्र के थे। और टोलमी फिलाडिल्कस के राजदूत मतलब टोलमी फिलाडिल्कस के राजपूत माने राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आए थे, याद रखना है। टोलमी के जो है मतलब कहाँ के नरेश थे, तो सीरिया नरेश थे, सीरिया नरेश थे। आई कहाँ मतलब जो है किसके, टोलमी फिलाडकस के मतलब जो है डिकस के जो है मतलब राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आए थे, ये भी बात के ध्यान रखना है। डाइमेकस, सीरिया राजा एंटीओकस फर्स्ट के राजदूत के रूप में जो है बिंदुसार के दरबार में आए थे, याद रखना है भी क्वेश्चन के। डायनेसियस जो है किसके दरबार में आए थे, तो अशोक के दरबार में। और डाइमेकस किसके दरबार में आए थे, तो बिंदुसार के दरबार में आए थे, याद रखना है। और डायनेसियस जो टोलमी के जो है राजदूत के रूप में, और ये जो है मतलब कहाँ के मिस्र के नरेश थे। और डाइमेकस जो है सीरियाई राजा थे, और ये एंटीओकस के राजदूत के रूप में आए थे, याद रखना है। किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, तो सेलुकस निकेटर के राजदूत थे, याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। 14 वर्षों तक मतलब जो है इनके दरबार में रहे थे। कहूँ कहूँ ऑप्शन जो है 13 वर्ष दिया जाता है, तो आप लोग को दोनों तरह के ध्यान रखना है। और इसकी पुस्तक इंडिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बात, जो इसकी पुस्तक जो है मतलब जो मेगास्थनीज के पुस्तक क्या थे, तो इंडिका है, याद रखना है। और मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में इसका जो है मतलब मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक जो है किसके बारे में वर्णन होता है, तो मतलब मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लिनी। तब प्लिनी जो है याद रखना है, जो
प्लिनी जो है इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में लिखे थे। याद रखना है कि प्लिनी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो नेचुरल हिस्टोरिका ईसा पूर्व के प्रथम सदी में लिखा गया था। यह लैटिन भाषा में लिखा गया, याद रखना है लैटिन भाषा में लिखा गया है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाला व्यापार, वनस्पति और खनिजों का वर्णन मिलता है। देखिए नेचुरल हिस्टोरिका में जो है मतलब जो है कि किसका मतलब जो है किससे संबंधित है, भारत में और इटली, मतलब भारत और इटली से जो व्यापार होता था और वनस्पति खनिज उनिज का वर्णन इसी में जो है मिलता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चीनी लेखक ध्यान रखना है, जो चीनी लेखक में यात्रियों का विवरण, इसमें भारत आने वाला अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे इसमें प्रमुख। देखिए मतलब ध्यान रखना है, जो चीनी यात्री जो थे लगभग जो है सब जो आए थे ये बौद्धेर अनुयायी बने थे, याद रखना है। जैसे पहला आए थे कौन, तो फहियान ध्यान रखना है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब जब दो भाग में कोई कागज को फाड़ दीजिएगा तो फट जाता है, तो दो भाग में, तो उसको जो है हम लोग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में मतलब कोडिंग के रूप में आप लोग याद कर सकते हैं। इसी को जो है विक्रमादित्य कहा गया है और ये जो है लगभग 375 से 445 ईस्वी तक इनके दरबार में रहा था और 399 से 414 तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और उसने मुगल नहीं गुप्तकालीन भारतीय सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति का विवरण किया। देखिए फहियान जो आए थे विक्रमादित्य के दरबार या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ये कब से कब तक रहे थे, तो याद रखना है 375 से 415 ईस्वी तक रहे थे इनके दरबार में। और ध्यान रखना है 399 से ही जो है भारत के विभिन्न जगह पर जो जाकर घूमने का जो है मतलब जो है विवरण घूमे और उसके सामाजिक धार्मिक और आर्थिक स्थिति के इसमें जो है वो मतलब वो जो है वर्णन किए, विवरण दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेनसोंग 7वीं सदी में हर्ष के शासन काल में भारत आया था। याद रखना है जो हेनसोंग जो आए थे मतलब हर्ष के मतलब शासन काल में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हेनसोंग किसके शासन काल में आया था, तो हर्ष के शासन काल में वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। याद रखना है जी कितने वर्षों तक रहा, तो 16 वर्ष तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण जो है CUK, याद रखना है जी हेनसोंग द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया, CUK नामक पुस्तक लिखा गया है जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है, याद रखना है। और हर्षकालीन भारतीय स्थिति का भी जो है हर्ष के समय आए तो हर्ष के काल के विवरण देंगे वो, तो याद रखना 138 देश भी और हर्ष काल के जो है मतलब जो है मतलब उसमें वर्णन मिलता है किसमें, CUK। आए भी क्वेश्चन पूछता है जी हेनसोंग किसके दरबार में, तो हर्ष के दरबार में और कितने वर्ष तक, तो 16 वर्ष तक और 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए और CUK नामक पुस्तक लिखे, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिली जो है इसके द्वारा लिखी गई हेनसोंग के जीवनी के हर्षकालीन का विवरण मिलता है। देखिए हेनसोंग की जीवनी भी जो है मतलब हर्षकालीन का विवरण भी जो है हिली द्वारा जो है दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मातवालिन आए थे, तो ये भी जो है हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में जो है मातवालिन जो है ये विवरण दिए थे, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन को हर्ष के पूर्वी अभियान मतलब विवरण जो है कौन दिए हैं, तो मातवालिन, याद रखना है। उसके बाद इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। तो याद रखना इत्सिंग जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जो है ये बताए हैं, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुंगयून इसमें लिखा गया है लेकिन संयुग्न होता है। तो ये जो आए थे याद रखें 518 ईस्वी में भारत आए थे। ये जो है मैंने अपने 3 वर्षों तक यात्रा बौद्ध धर्म के
ध्यान रखना है जो संयुग्म जो थे ये कौन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से आई प्रचार प्रसार किए थे, याद रखना है, बौद्ध धर्म अपनाए थे भारत आकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अरबी लेखक देखिए, अरबी लेखक कौन कौन आए थे, देखिए अलबर्नी पहला यही आए थे, याद रखना है। अरबी लेखक में 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, याद रखना है। जो अलबर्नी जो आए थे ये किसके दरबार में आए थे या केकरा साथ आए थे, तो महमूद गजनवी के दरबार में आए थे या भारत इनके साथ ही आए थे। और अलबर्नी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज नामक पुस्तक ये लिखे हैं, याद रखना है। इसमें जो है राजपूत कालीन समाज धर्म रीति रिवाज के सुंदर प्रकाश डाला है। देखिए इसमें राजपूत के मतलब जो है राजपूत कालीन जो है मतलब जो समाज के वर्णन और धर्म रीति रिवाज के सुंदर जो है प्रकाश इसमें जो है डाले हैं, याद रखना है, जो अलबर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तहकीक हिंद अलबर्नी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था, बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राजा ज्योतिष बना दिया। देखिए ध्यान रखना है कि राजा ज्योतिषी किसे कहा गया है, राज ज्योतिष किसे कहा गया है, तो अलबर्नी को कहा गया। कौन बनाया था, अथी मैंने महमूद गजनवी जो है पहले इसको बंदी बना लिया था, बाद में जब जाने तब फिर जो है इसको राजा ज्योतिष के उपाधि दिए। और यह रवीना मतलब रवीना यानी कहने का मतलब जो उज्बेकिस्तान के था, याद रखना। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, जे अलबर्नी कहाँ के यात्री थे, तो उज्बेकिस्तान के अरबी लेखक, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में बताएं, याद रखना है। जो ये जो है किसका वर्णन बताएं, तो प्रतिहार शासक पाल शासक के बारे में जो है ये बताए थे। उसके बाद आए थे कौन, तो अल मसूदी के बारे में जानते हैं। तो यह 10वीं शताब्दी में बगदादी यात्री माने, याद रखना है जो अल मसूदी कहाँ के, तो बगदाद के यात्री अल मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासक के जानकारी मिलता है, तो ध्यान रखना है कि यह राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक के बारे में जो है जानकारी देते हैं। कौन, अल मसूदी। सुलेमान प्रतिहार शासक और पाल शासक के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद आए थे इब्न बतूता। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखे थे, जिसे रेहाला, याद रखना है, रेहाला नामक पुस्तक को लिखे थे इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचे ने, पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी यानी न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किए थे, याद रखना है। जो इब्न बतूता जो आए थे, कब आए थे, तो 1333 ईस्वी में। दिल्ली पहुंचने पर जो है मतलब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब जो है ये काजी के उपाधि धारण किए थे। याद रखना है जी, इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। उसके बाद अन्य लेखक देख लेते हैं। तो अन्य लेखक के बारे में देख लेते हैं। तो अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इसने कंगयूर एवं तंगयूर नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना किए हैं। तो याद रखना है कि तंगयूर और कंगयूर नामक जो है लेखक कौन मतलब जो है रचना कौन किए हैं, तो तारानाथ। तारानाथ जो है कहाँ के लेखक थे, तो तिब्बती लेखक थे, याद रखना है। उसके बाद आए मार्को पोलो। तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो मार्को पोलो जो है मतलब जो है कैवीं शताब्दी में आए थे, तो 13वीं शताब्दी। मार्को पोलो याद रखना है जो मोरक्को यात्री थे। मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे, तो मोरक्को के यात्री थे। यह पांड्य देश के यात्रा आया था, याद रखना है, जो पांड्य देश के जो है मतलब यात्रा पर आया था, याद रखना है। और इसका पांड्य राजा के बारे में जो है ये जो है वर्णन करते हैं, याद रखना है। तो हम लोग जो है आज जो है उसका जो है पार्ट 2 वीडियो देख लिए हैं। अब पूरा कवर हो गया है मतलब भारतीय प्राचीन स्रोत के बारे में। तो मेरा अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।